नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में मिशन 11 और देश में 400 पार के नारे को हासिल करने के लिए पीएम मोदी आज बस्तर पहुंचे। बस्तर में पीएम मोदी ने बीते 3 महीने में डबल इंजन सरकार के काम को गिनाया और कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों ने मोदी की गारंटी पर मोहर लगा दी। लेकिन इस दौरान पीएम मोदी ने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के लाठीमार बयान को लेकर कांग्रेस को घेर लिया। पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा और जनता की सेवा करने से मुझे लाठी मारने वाली धमकी नहीं डरा सकती। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी और पीएम मोदी पर असल मुद्दों से भागने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस का कहना है कि महंत ने खुद इस बयान पर सफाई दे दी है। बीजेपी महंगाई, बेरोजगारी, आदिवासी और आरक्षण को और राजभवन को रोकने को लेकर क्यों चुप है। उधर 13 अप्रैल को कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी बस्तर आने वाले हैं, जिसके बाद बस्तर का सियासी पारा और चढ़ सकता है। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर मुद्दे क्या होंगे। लाठी मार का बयान भारी पड़ जाएगा क्या कांग्रेस पर, और क्या पीएम मोदी जो हैं वो बस्तर के आदिवासियों में बीजेपी के लिए विधानसभा से ज्यादा वोट खींचकर ला पाएंगे। बहुत सारे सवालों के साथ शुरू करते हैं आपकी बात। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि पीएम मोदी ने लाठी वाले बयान पर किस तरह से आज हमला किया है। और इस पूरे बयान को लेकर हंगामा पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि छाया हुआ है। आज पीएम मोदी ने इस बयान पर पलटवार किया है। पीएम मोदी ने क्या कहा, सुनिए। मोदी ने जब घोटालेबाजों का रास्ता रोका, जब बिचौलियों की कमाई बंद की, तब से इनका पारा 7वां आसमान पर पहुंच गया है। ये मोदी के साथ बढ़ के छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर आज कड़ी कार्रवाई हो रही है। यहां के युवाओं को जिन्होंने धोखा दिया है, उनकी तेजी से जांच चल रही है। हम नाराज होकर ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा रख करके चलता है। मोदी इनकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि एक एक बयान को पीएम मोदी किस तरह से उठा ले रहे हैं और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज भी बीजेपी को उससे मिल सकता है। आखिर वो बयान क्या था, चरणदास महंत ने क्यों कहा और क्या वाकई में उन्होंने कहा था कि लाठी से सर तोड़ दीजिए मोदी का? क्या बयान था, वो बयान भी आपको सुनाते हैं जिस पर ये पूरा संग्राम है। सुनिए चरणदास महंत का ये बयान। मतलब लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। तय फीट हस एक पर तौर पर प्रार्थना करता हूँ, आप सब वोट देवा और भारी बहुमत से जितावा। और आइए आप सुनते हैं कि क्या कहा है इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस से जो मीडिया प्रभारी हैं उनके सुशील आनंद शुक्ला, उन्होंने जरा सुनिए। मोदी जी के बस्तर आने के पहले बस्तर के लोगों ने कुछ सवाल उठाए थे। बस्तर के सांसद ने सवाल उठाया था कि मोदी जी आदिवासियों का 32% आरक्षण राजभवन में क्यों रद्द है, क्यों रुका हुआ है। मोदी जी उस पर कुछ नहीं बोल पाए। बस्तर के सांसद ने यह भी सवाल उठाया था कि वन अधिकार अधिनियम 2006 में संशोधन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्यों किया। मोदी जी उसमें भी चुप रहे। और जैसा कि आशंका थी, मोदी जी एक बार फिर झूठ बोलेंगे, फिर से नौटंकी करेंगे, रोएंगे धोएंगे, मुझको मारा जा रहा है, मेरे ऊपर लाठियों से प्रहार किया जा रहा है। अंततः वह जो हमने पहले कहा था वह सच साबित हुआ। मोदी जी ने पूरी नौटंकी किया। छत्तीसगढ़ी हाना, छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ी बोली को लेकर जो एक उनके ऊपर में सवाल खड़ा किया गया था, मोदी जी ने उसमें सस्ता प्रचार करने के लिए वहां भी झूठ बोला। मोदी
और सुशील आनंद शुक्ला के बयान पर कैसे पलटवार कर रहे हैं संजय श्रीवास्तव बीजेपी से, सुनिए। देश की जनता का आशीर्वाद, देश की जनता का प्यार माननीय मोदी जी को है और मुझे लगता है कि इस प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो जरूर, लेकिन माननीय मोदी जी के आने के बाद जिस तरीके का जनसैलाब आता है कार्यक्रमों में सुनने के लिए इस भीषण गर्मी के अंदर में, इस बात को सिद्ध करता है कि देश की जनता उनको एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज बस्तर में आकर जिन विषयों को लेकर उन्होंने अपना भाषण दिया है, जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया है, वो बहुत प्रासंगिक विषय है। और आइए आज के सवाल हमारे आपको दिखा रहे हैं। हमारे सवाल क्या आपके ये रहे सामने। आज के सवालों को आप देखिए। बस्तर में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, मिशन 11 का होगा सपना साकार। लाठी वाले बयान पर पीएम का वार, जनता के लिए ऐसी धमकी की नहीं परवाह। राहुल गांधी भी जल्द करेंगे रैली, छत्तीसगढ़ में किसका सिक्का चलेगा, गांधी या मोदी? मोदी पर लाठी मार वाला बयान पड़ेगा महंगा या राहुल फिर से चमका पाएंगे कांग्रेस का चेहरा? यह सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल के साथ ही हम अपने इस डिबेट पर सीधे रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों का। मेरे साथ आज कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जावेद खान साहब जुड़ गए हैं। जावेद खान साहब, बहुत स्वागत करता हूं आपका। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर बाबूलाल शर्मा जी ने हमें ज्वाइन किया है। बाबूलाल शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और कुछ देर में हमारे साथ बीजेपी से भी प्रवक्ता जुड़ेंगे। जावेद साहब के पास अभी मैं रुक कर लेता हूं। बीजेपी से हमारे साथ देखिए मुकेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। मुकेश जी का भी मैं स्वागत करता हूं। जावेद जी, आपके पास आ रहा हूं। जावेद जी, ये जो बयान था, देखिए वही कहते हैं ना कि बहुत सोच समझकर वार करने चाहिए और कुछ काम हिट विकेट करा देते हैं। अब चरणदास महंत जी जैसे सीनियर लीडर, आप अभी भी डिफेंड करेंगे? आपको स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं कि छोटा भी कुछ इधर उधर हो जाता है तो बीजेपी इसको भुना लेती है? नुकसान होता दिख रहा है क्या कुछ उनके बयान का? नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों को और साथ ही मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार जी। देखिए, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की बोली भाषा में मुड़ पुटैया को कहा जाता है, जो हम हिंदी में बोलते हैं ठीकरा फोड़ना। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया था कि उनकी जो स्क्रिप्ट है वो बस्तर में आ रहे हैं, वो स्क्रिप्ट लीक हो गई है। और हमने पहले ही बता दिया था कि मोदी जी जनता के सामने मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, अपने 10 साल के कार्यों पर बात नहीं करेंगे। जो विधानसभा चुनाव के समय में मोदी जी बस्तर में आकर के बस्तर के लोगों को आश्वासन देकर के गए थे, उस पर बात नहीं करेंगे। वो बात करेंगे कि देखो मैं कितना असहाय हूं, मैं कितना कमजोर हूं, मुझे मारने की बात कर रहे हैं। तो मतलब वो मुद्दे से भटकाने का काम करेंगे, हमने पहले ही कह दिया था। अब रही दूसरी बात, मोदी जी के इस स्टैंड से कांग्रेस को क्या होगा और छत्तीसगढ़ की जनता इसको क्या देखती है? देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता शुरुआत से, जब से राज्य बना है, सुलझी हुई है, मुद्दों पर बात करती है, मुद्दों को समझती है और मुद्दों पर अपना जनमत देती है। मोदी जी 2023 के विधानसभा चुनाव में जब बस्तर आए थे तो उन्होंने मंच से कहा था, नगरनार इस्पात संयंत्र का विनिवेशीकरण नहीं होगा, ये बस्तर के लोगों का हक है, अधिकार है और बस्तर के लोगों का रहेगा। लेकिन आज छत्तीसगढ़ में 3 महीने हो गए इनकी सरकार बने, आज भी विनिवेशीकरण की सूची में नगरनार इस्पात संयंत्र है। यदि उस सूची से उस नाम को हटा दिया जाता तो आज मोदी जी अपने आप को बचाने के लिए चरणदास महंत जी के बयान का सहारा नहीं लेते। वो गर्व से कहते कि देखिए, मैंने विधानसभा के चुनाव में कहा था कि इस्पात संयंत्र का निजीकरण नहीं होगा। आज आप गूगल करके देख लीजिए, सूची से नाम हट गया है। पर लेकिन मोदी जी केवल झूठ बोलने का कार्य विधानसभा के चुनाव में करके गए थे, अब उन्हें बचना था। उसी तरह से एक और चीज जोड़ना चाहता हूं, उसी तरह से 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने बस्तर के लोगों को एक सपना दिखाया था, दिल्ली राजहरा बस्तर रेल मार्ग का। उसकी हरी झंडी दिखा करके उन्होंने कहा था कि 2021 में वो चालू हो जाएगा। लेकिन आज भी बस्तर में लोग इसको लेकर के आंदोलनरत है, पद यात्राएं कर रहे हैं, लेकिन आज 2024 आ गया, वो रेल मार्ग अभी तक बन के नहीं तैयार हो चुका। तो मुद्दों से अपने आप को हटाने के लिए और मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए मोदी जी ने ये सारा प्रोपेगेंडा चलाया। और अब मुझे तो ये लगता है, और बस्तर की जनता भी ये कह रही है कि वो जो स्टार प्रचारक की भूमिका में वो आए थे, वो अब केवल प्रचारक रह गए। स्टार जैसा कुछ नरेंद्र मोदी में अब बस्तर में नहीं। ठीक है मुकेश शर्मा जी, आपने सुना नॉन सीरियस पॉलिटिक्स करने का आरोप, प्रोपेगेंडा चलाने का आरोप,
और विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप कि आते हैं यहां पर रोना रुदन करते हैं कि भाई मेरे साथ ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और असल मुद्दों से ध्यान हटाने का गंभीर आरोप। क्या जवाब है आपके? कांग्रेस के प्रवक्ता भाई सबसे पहले तो ये समझ ले कि मुद्दे होते क्या हैं, गरीबों के लिए मुद्दा क्या है, गरीब क्या चाहते हैं, ये इनको मालूम नहीं है। और कहीं ना कहीं जब, और इनके सवालों का जवाब तो अभी 3 महीना पहले जनता ने दे दिया छत्तीसगढ़ में जी। जितनी बुरी हार हुई है, इतने बड़े जनादेश का सम्मान इन्होंने किया नहीं, आधे में आके अटक गए, जनता ने जवाब दिया है। और छत्तीसगढ़ के अंदर में मैं आपको बता दूं 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को देने जा रही जनता। क्यों? सुन लीजिए क्यों। क्योंकि ये वो सरकार नहीं है 1 रुपया भेजती और 15 पैसा लोगों के जेब में पहुंचता है। ये वो सरकार है 1 रुपया भेजती है तो गरीब के जेब में 1 रुपया पहुंचता है। 35 लाख करोड़ रुपया गरीबों को हमने भेजा है योजनाओं के माध्यम से। एक ही परिवार में 5-5, 7-7 योजनाओं का लाभ मिला है लोगों को, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे शुद्ध पेयजल का मामला हो, चाहे महतारी वंदन के माध्यम से लोगों को, महिलाओं को सशक्त करने की बात हो, चाहे फिर किसानों को बोनस देने की बात हो। लगातार लोगों को राहत पहुंचाने का काम और 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकालने का काम यदि किया है तो नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 10 साल में मैं दावा करता हूं एक भी केंद्र सरकार के अंदर में भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा है। ये इसको बोलते हैं सेवा और ये बोलते हैं मुद्दा, और इन्हीं मुद्दों को लेके हम जा रहे हैं। इनके पास मुद्दे नहीं। हम विकसित भारत की बात करते हैं, ये नरेंद्र मोदी जी के सिर फोड़ने की बात करते हैं। कहाँ है इनका भाव, क्या है इनका देश के प्रति धारणा? ठीक है मुकेश जी, नगरनार इस्पात प्लांट को लेकर भी सवाल उठाया, दिल्ली राजहरा रेल मार्ग और रिजर्वेशन। कहाँ है रिजर्वेशन, कहाँ है नगरनार स्टील प्लांट के विनिवेशीकरण पर रोक, और कहाँ है दिल्ली राजहरा रेल मार्ग? ये भी 3 सवाल, इस पर भी जवाब दिया। किसने कह दिया नगरनार का विनिवेशीकरण हो रहा है? किसने कहा? किसने कहा? यदि वहां के लोगों को नगरनार के माध्यम से रोजगार मिल रहा है तो पेट में दर्द हो रहा है कांग्रेसियों को। यही कारण था, ये दुर्दशा इनका विधानसभा में हुआ है। नगरनार के माध्यम से उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलता है तो इनको तकलीफ क्यों होती है? यदि लोगों को मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराती है सरकार तो इनके पेट में दिक्कत होता है। मैं बता रहा हूँ एक एक परिवार में 5-5, 7-7 योजनाओं का लाभ यदि पहुंचाया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहुंचाया है। ठीक है मुकेश जी। बाबूलाल शर्मा जी के पास आता हूं। बाबूलाल शर्मा जी, मोदी जब आज बस्तर पहुंचे और उन्होंने जिस तरह से पूरे बयानों के बीच में चरणदास महंत के बयान को बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया, और जावेद साहब पहले ही कह रहे थे, देखिए, और ये कांग्रेस ने वाकई में 1-2 नेताओं ने कहा भी था कि वो आएंगे और यहां विक्टिम कार्ड खेलेंगे, तो क्या ये तय पैटर्न है जिसे अब पब्लिक और कम से कम विपक्ष समझ गया है? लेकिन इसका फायदा क्या होगा? किसे? पीएम मोदी को होगा, कांग्रेस को होगा, या कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर दिया, बेवजह मुद्दों से भटकने का एक मौका दे दिया? वो खुद ही आरोप लगाते हैं, भटकाते हैं और खुद ही उन्हें मौका पकड़ा देते हैं कि लीजिए हमने ये बोल दिया, ये बयान दे दिया, अब आप इस पर खेल लीजिए आकर। चरणदास के बयान में भाषा का फर्क है जी, पहली चीज जी। दूसरी चीज, मोदी जी जैसे व्यक्ति के व्यक्तित्व के मुंह से यदि ये बात निकली तो निश्चित रूप से उसका एक राजनीतिक लाभ मिलना तय है, ये भी मान लीजिए जी। क्योंकि मोदी जी ने भावनात्मक ढंग से कहा है कि वो मेरा सिर फोड़ने को कहते हैं, मैं भ्रष्टाचार को बंद कराने की बात करता हूं तो मेरा सिर फोड़ने की बात करते हैं। ये भावनात्मक तथ्य से भाषण दिया उन्होंने जी। जहां तक भाषा का सवाल है, निश्चित रूप से जो है मूड फोड़वैया आदमी चाहिए, मतलब बराबरी करने वाला आदमी चाहिए जो उससे मूड फोड़ सके, मतलब उससे बहस कर सके, उससे उस बराबरी में बात कर सके। उसका अर्थ ये होता है छत्तीसगढ़ी में। लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी, उन्होंने कह दिया लाठी धरैया आदमी चाहिए। लाठी शब्द आने से जो है उस मूड फोड़ैया का अर्थ बदल गया। भारतीय जनता पार्टी ने इसी पॉइंट को पकड़ लिया और इस पॉइंट को पकड़ करके मूड फोड़ना मतलब सिर फोड़ने के लिए कहा है, ये जताने का प्रयास किया है जो
मोदी जी के मुंह से निकलने के बाद में लोगों पर प्रभाव डालेगा, ये निश्चित है जी। ये एक लाभ जो है, राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने पूरी सफलता से किया है। जहां तक सवाल है, चुनाव में ऐसे मुद्दे गौण हो गए हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। बेरोजगारी पे होना चाहिए, महंगाई पे होना चाहिए, पेट्रोल डीजल पर होना चाहिए, और बहुत सी चीजें हैं जिसकी बात होनी चाहिए। उनको पीछे करते हुए घटनाओं की राजनीति होने शुरू हो गई है। घटनाएं घटती हैं, बयान कुछ निकलता है, उसकी गलतियों को पकड़ते हैं, उस पर राजनीति होती है, जिससे गरीब के पेट को कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है, न किसी को कोई लाभ हानि, लेकिन राजनीतिक लाभ हानि होती है। ये एक बहुत बड़ा फर्क जो है आजकल की नेतागिरी में आया है। पहले जब होती थी सभाएं तो जनता के हित की बातों पर ज्यादा बात होती थी और घटनाओं के ऊपर में कम बात होती थी, लेकिन आजकल जो है घटनाओं पर ज्यादा बात होती है, बयानबाजियों पर ज्यादा बात होती है, आरोप प्रत्यारोप सत्य हो न हो लगने शुरू हो जाते हैं और उससे लाभ उठाने का प्रयास किया जाता है। ये एक दुर्भाग्यजनक प्रसंग राजनीति के अंदर में आया है। ठीक है जावेद साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल मेरा ये है कि पीएम मोदी पूरे देश में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, उनके पास सरकार भी उन्हें चलानी है, पूरी जिम्मेदारी भी निभानी है, और उसके बाद भी लोकसभा इलेक्शन को लेकर वो जिस तरह से दौरे कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस का कार्यकर्ता उम्मीद कर रहा राहुल गांधी जी आ जाएं, लिस्ट ही आने में इतनी देर लग गई, अब आ रहे हैं नाम, तब आ रहे हैं, टुकड़े टुकड़ों में। विपक्ष के पास वैसे कोई काम नहीं होता चुनाव की तैयारी के अलावा और जनता की के लिए लड़ाई के अलावा, लेकिन फिर भी पता नहीं कहां आपके आलाकमान के नेता बिजी रहते हैं कि बीजेपी टिकटें डिक्लेयर कर देती है, सब कर देती है, आप लोग लास्ट तक डिसाइड करते हैं। अब दौरे में भी पीछे हैं, तो वो जो किक मिलती है, वो जो माहौल बनता है, वो जो फिजा खिंचती है, वो कब खिंचेगी? अब पीएम मोदी तो बस्तर आ गए, राहुल गांधी कब आ रहे हैं? और आ रहे हैं तो क्या वाकई में ऐसा माहौल होगा, कुछ अंतर आएगा? आरक्षण के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे तमाम उठा पाएंगे वो, या वो उनका जो सेट पैटर्न है वो भी अपनी बात करेंगे कि इतने % कास्ट सेंसस कराएंगे, वो जो एक ही जुमला हर जगह बोल रहे हैं, वो क्या वो भी वही होंगे? आपका भी पेपर लीक हो जाएगा क्या, जो बीजेपी कहती कि बस ये 2-3 जुमलों पे बात करते हैं और कोई बात नहीं करते वो? देखिए, राहुल गांधी जी पिछले 2 सालों से, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो और या भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, इन दोनों यात्राओं में देश से जुड़े, देश की जनता से जुड़े मुद्दों पर ही बात कर रहे हैं। अभी वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे कि अब जो पैटर्न हो गया राजनीति का, वो पैटर्न है घटनाओं से जुड़ा हुआ, ना कि जनताओं से जुड़ा हुआ। पर लेकिन राहुल गांधी तो पिछले 2 साल से जनता से जुड़ी हुई बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी तो बेरोजगारी पर सवाल कर रहे हैं, राहुल गांधी तो महंगाई पर सवाल कर रहे हैं, राहुल गांधी जो अगर आरक्षण की बात कर रहे, जातिगत जनगणना की बात कर रहे, तो उसके पीछे भी देश की जनता की भलाई की बात कर रहे हैं, उनको उनका अधिकार मिलने की बात कर रहे हैं, न्याय मिलने की बात कर रहे हैं। ठीक है। और रही बात राहुल गांधी के बस्तर आने की, तो देखिए, राहुल गांधी जी पिछली बार जब बस्तर आए थे उस समय भी उन्होंने मुद्दों पर बात की थी। यही नरेंद्र मोदी जी है जो आदिवासियों को वनवासी कह रहे थे। आज कम से कम नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में सुधार तो ले आए। अब तो वो समझ गए कि ये वनवासी नहीं है, ये आदिवासी हैं और भारत पर सबसे पहले अधिकार इन्हीं का है। अब तो कम से कम वो आदिवासी कह रहे हैं। आज भी उन्होंने आदिवासी शब्द का उपयोग किया, वनवासी नहीं का। तो अधिकार दिलाने, न्याय दिलाने का कार्य राहुल गांधी कर रहे हैं और मजबूरन ही नरेंद्र मोदी जी को उनको स्वीकार करना पड़ रहा है, मानना पड़ रहा है। रही दूसरी बात, 13 तारीख को राहुल गांधी जी का प्रस्तावित दौरा है। निश्चित तौर पे बस्तर की जनता ने नरेंद्र मोदी जी पर बहुत विश्वास किया था। अभी हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि नगरनार इस्पात संयंत्र का निजीकरण नहीं हो रहा, झूठ बोल रही है कांग्रेस। अरे भैया, हर व्यक्ति जो शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, गूगल करके अभी देख सकता है। इतना झूठ परोसो मीडिया के माध्यम से, क्योंकि हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है और इंटरनेट है, वो सच जान सकता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये बोल रहे हैं, मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं चलाई, बहुत सारी योजनाएं चलाई। आज देश के 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन पर निर्भर कर दिया, जिसपे ये फख्र महसूस कर रहे हैं ना, ये फख्र नहीं है, ये मोदी जी की विफलता है। मतलब कल के दिन अगर 5 साल और मिल जाए तो देश के 140 करोड़ जनता को ये 5 किलो राशन पर निर्भर कर देंगे और बोलेंगे कि देखिए मोदी जी सबको 5 किलो राशन दे रहे हैं।
कितने गर्व की बात है, ये गर्व की बात नहीं है। आज हंगर इंडेक्स में भारत की क्या स्थिति है? आज 25 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं। बेरोजगारी में 45 वर्ष का रिकॉर्ड टूट गया है। आज काम, अरे भैया आदिवासियों के हित में काम तो बताइए, एक काम तो बताइए, खाली गाली देने का काम करना है। कांग्रेस ने लेके आया, गाली देके काम कराइएगा। अगर पेशा कानून, अरे आदिवासी बहन को जब राष्ट्रपति बना रहे थे तो कहाँ थी? ठीक है, राष्ट्रपति के पद में जब आदिवासी बहन को बिठाया जा रहा था तो कांग्रेस का क्या स्टैंड था? क्या क्या कर रहे थे आप? छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। एक आदिवासी बहन को राष्ट्रपति बना दिया जा रहा था, कहाँ थे आप? क्या था सोच आप? क्यों विरोध कर रहे थे? क्यों विरोध कर रहे थे आप? सड़कों पे खड़े होकर के ST के विरोध के नारे लगाते हैं और बात कर रहे हो आदिवासी की। कहाँ है 32% आरक्षण का बिल? क्यों राज्यपाल के यहाँ रुका हुआ है? जवाब कारण हुआ, हमने तो दिया था, हमने आरक्षण दिया था। 5 साल क्या किया आपने? हम तो आरक्षण दिए थे। ठीक है, बोलते हो घर परिवार में भी झूठ करने लग गए हो आप लोग। ठीक है, ठीक है। झूठ, मुकेश जी, भ्रष्टाचार, घोटाला, झूठ, फरेब, ये सब कांग्रेस का काम है ना। ठीक है, मैं मुकेश जी के पास आता हूँ। मुकेश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। मुकेश जी देखिए, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आरक्षण को लेकर के बीजेपी ने जिस तरह से पहले स्टैंड लिया और ये तमाम चीजें सामने आई, अब जब आदिवासी क्षेत्रों में जब चुनाव हो रहा है, बस्तर में हो रहा है, पीएम मोदी जा रहे हैं, राहुल गांधी जा रहे हैं, तो सवाल तो पूछा जाएगा आरक्षण कहां फंसा है। अब तो राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्यपाल के पास मामला है, सब कुछ पूरी की पूरी जो पूरी मशीनरी है वो बीजेपी के पास है। फिर उसमें कहां अटका है आरक्षण? कब तक स्थिति साफ होगी? वो सवाल का जवाब भी मिलना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के सरकार में आरक्षण का लाभ पूरी तरीके से आदिवासी भाइयों को मिला जी। इनके सरकार ने कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर गंभीरता नहीं दिखाया। कोर्ट के अंदर में ये केस आया, सुन लीजिए, राज्यपाल के पास में फंसा हुआ आपकी सरकार में भाई, अरे हो गया, के अंदर बोलना बंद करिए। समय राज्यपाल आपने उपयोग किया, राज्यपाल। एक मिनट, जावेद जी बोलने दीजिए। जावेद जी जवाब दे रहे हैं, वो जावेद जी वो जवाब दे रहे हैं। हाँ बोलिए मुकेश जी। हाँ बोलिए। विधानसभा में बिल आया, भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग दिया, भारतीय जनता पार्टी साथ खड़ी थी। उसके बाद ये लोगों के कम्युनिकेशन में गैप और कहीं ना कहीं ये तथ्य को गंभीरता से रख नहीं पाए। अभी भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, गलती इनकी थी, जनता ने इनको सजा दिया है। भारतीय जनता पार्टी की गलती होती तो बस्तर के अंदर में चुनाव जीत के लिए। ठीक है जावेद जी एक मिनट। जावेद जी उनकी बात पूरी होने दीजिए। जावेद जी प्लीज। मुकेश जी मेरा एक सवाल है, अगर कांग्रेस ने गलती की थी, उसको सजा मिल गई, आपने उसका समर्थन किया था, मतलब सैद्धांतिक तौर पर बीजेपी चाहती इतना आरक्षण मिले, अब कहां अटका 4 महीने से मामला? भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के साथ बस्तर की जनता खड़ी है। हाँ। और कई कारण है कि हमको वहां सफलता मिली है। ये जवाब और नहीं इस बार भी देखिए लोकसभा में, ये जवाब नहीं है, आपको सवाल आपसे कुछ और पूछा जा रहा है, जवाब आप कुछ और दे रहे हैं। आपकी नीयत में खोट है, आप चाहते ही नहीं है कि आदिवासियों को उनका हक मिले। ठीक है जावेद साहब, ठीक है। बाबूलाल शर्मा जी के पास आने दीजिए मुझे। की बात करने से कुछ होना नहीं, बिना ठीक है मुकेश जी ठीक है। बाबूलाल शर्मा जी के पास आता हूं। बाबूलाल शर्मा जी, क्या आरक्षण हुआ या ऐसे मुद्दे जो बिल्कुल धुर नक्सल प्रभावित नक्सल माफ कीजिएगा आदिवासी इलाकों के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, चाहे वो स्टील प्लांट का मुद्दा हो, चाहे वो पेशा कानून हो, चाहे वनों की कटाई हो, चाहे वो खदानों का आवंटन हो, ये जो टिपिकली कोर इश्यूज ऑफ ट्राइबल एरियाज हैं, क्या ये वाकई में
एक तरफा भारी पड़ जाएंगे उन मुद्दों पर, चाहे वो राम मंदिर हो, 370 हो, जो बाहरी मुद्दे हैं या जो बड़े मुद्दे हैं जिनको बीजेपी हवा दे रही है, आगे बढ़ा रही है। तो ये जो स्थानीय मुद्दे हैं, क्या ये इतनी दम रखते हैं कि बीजेपी के उस बड़े कैरिकेचर को पार करके चुनावों में कुछ दूसरे परिणाम ले आए? आपको लगता नहीं राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़े मुद्दे चल रहे हैं वही भारी पड़ेंगे? देखिए, अयोध्या का राम मंदिर और काशी विश्वनाथ का मंदिर या महाकाल का मंदिर में जो विकास कार्य हुए हैं, जगन्नाथपुरी में जो विकास कार्य हुए हैं जी, ये भावनात्मक पक्ष है। ये भारतीय जनता के मानस पटल पर बैठा हुआ भावनात्मक पक्ष है। इससे भावनाएं जागती हैं और हिंदुत्व का प्रसार होता है और निश्चित रूप से इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी सफल है। जहां तक सवाल आता है कि आप जिन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उन मुद्दों में जो गहराई क्या है, या आप जिन बातों को कह रहे हैं कि आरक्षण की बात, आरक्षण से आदिवासी समाज का भला होना है, ओबीसी समाज का भला होना है, आप सबने मिलजुल करके उसको पारित कराया, राज्यपाल ने उसको रोक लिया, उस पर बड़ी बड़ी राजनीति हुई, आरोप राज्यपाल पर भी लगे और बहुत सारी बातें हुई। अब कम से कम जब सहमत थे दोनों दल, अब कम से कम सरकार दोनों जगह एक ही पार्टी की है, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी अभिलाष जी कि अब तो हो जाना चाहिए आरक्षण का मुद्दा क्लियर। तो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार को इसका प्रयास करना चाहिए कि वो आरक्षण का जो मुद्दा अटका हुआ है वो किसी तरह पारित हो जाए और अपने प्रदेश के लोगों का भला हो। निश्चित रूप से ये मांग गलत नहीं है, तो इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। और जहां तक देखिए, मैं कह रहा हूं, ये दल्ली राजरा की बात कर रहे थे जी। मैं दल्ली राजरा में बहुत दिन रहा हूं। 1982 से दल्ली राजरा रेल लाइन की बात चलना शुरू हुई थी अभिलाष जी, 1982 से। और आज जो है वो राव घाट के थोड़ा आगे एक गांव है जिसका नाम मैं भूल रहा हूं, वहां तक रेल लाइन पहुंची है और दूसरे छोर से जो रेल लाइन बनना है जगदलपुर से, उसका काम शुरू भी नहीं हुआ है। लेकिन राव घाट तक बन गया क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट को आयरन और राव घाट से मिलना है, इसलिए राव घाट तक बन गया क्योंकि उसका भी उसमें शेयर है। और सवाल बात, हम 1990 से सुनते आ रहे हैं विलास जी कि भिलाई स्टील प्लांट के लिए आयरन और दल्ली राजरा माइंस से आता है, वहां कई एमडी बोल चुके हैं कि 5 साल से ज्यादा स्टॉक नहीं है। और आज देखिए कितने साल हो गए, 90 से लेके आज तक वो खदान आज भी चालू है। तो सच्चाई बयानों में क्या होती है इससे आप पता लगा लीजिए। दिक्कत यही है कि आप किसी चीज को मुद्दा बना करके उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन उसकी असलियत के अंदर नहीं जाते कि आखिर ये अधिकारी कब से बोल रहे 5 साल का स्टॉक है और आज तक चल रही खदान, सच्चाई क्या है। और जो रेल लाइन की बात है, रेल लाइन बन रही है, काफी दूर तक बन चुकी, लेकिन दूसरे छोर से जो बनने का मामला है वो अटका हुआ है, उसमें कहीं न कहीं अड़चन है। तो उस चीज को भी क्लियर करना चाहिए। आज दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी सरकार, ये सौभाग्य की बात है, तो उनको जो है इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए और उस रेड लाइन को पूरा करने की कोशिश होनी चाहिए। ठीक है, और आरक्षण का मुद्दा भी अटका हुआ जो है उसको क्लियर करना चाहिए। जावेद जी, बस 10 सेकंड दे पाऊंगा आपको जी, प्लीज। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार जी भी कह रहे हैं और खुद भारतीय जनता पार्टी कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। तो महोदय 2014 से लेकर 2018 तक भी डबल इंजन की ही सरकार थी, पर लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कभी इच्छा ही नहीं रही कि बस्तर का विकास करे, बस्तर का डेवलपमेंट करे। आज भारतीय जनता पार्टी और खासकर नरेंद्र मोदी जी का बस्तर को लेकर के दिलचस्पी सिर्फ इसलिए है क्योंकि अडानी और अंबानी को वो स्टील प्लांट बेचना है, अडानी और अंबानी को एनएमडीसी के खदान बेचने हैं, वरना बस्तर को लेकर के केवल ये उसी खदान की बात कर रहे हैं जावेद साहब आप, जिसका भूपेश बघेल साहब ने एनओसी दी थी। आप लोग बड़ा अच्छा खेलते हैं, सुनिए, आप लोग बड़ा अच्छा खेलते हैं। जब आप सत्ता में आते हैं तो आप एनओसी दे देते हैं और फिर बीजेपी को कोसते हैं, और बीजेपी जब वहां रहती है तो कोसती है और फिर आती है तो यहाँ हो जाते हैं। गलत बात, एनओसी दी नहीं गई थी, फर्जी ग्राम सभा करवा करके एनओसी बनाई गई थी, वो भी रमन सिंह के कार्यकाल में। एनओसी देने का कार्य नहीं किया। आपने उन्हें परमिट किया है, ऑन रिकॉर्ड परमिट किया है साहब,
राज्य सरकार की मर्जी के बिना काम शुरू नहीं होता जावेद साहब। और एक चीज और है कि जो ये मुद्दे हैं ये आज के मुद्दे नहीं है, ये कांग्रेस के जमाने से मुद्दे कई चले आ रहे हैं। इनमें से आप ही अगर इतने हितैषी होते तो ये रेल लाइन के लिए आज तक हमारा बस्तर का आदिवासी क्यों बैठा है? 60-70 साल तो कांग्रेस की डबल इंजन सरकार वहां भी रही है। अरे मध्य प्रदेश बहुत बड़ा राज्य था, बस्तर हाँ। का विकास नहीं हो पाता था, तो उसी के तब मध्य प्रदेश में आप छत्तीसगढ़ और आदिवासियों के साथ अनदेखी नहीं कर रहे थे, तब आप नहीं कर रहे थे। जब रेल बुंदेलखंड पहुंच रही थी तो बस्तर क्यों नहीं पहुंच रही थी? आप भी कमाल करते हैं साहब। सारी नाकामियों की जड़ जो है सिर्फ एक पार्टी, और बीजेपी भी कमाल करती है। उसका विकास केवल वहीं होता है जहां पर औद्योगिक घरानों को फायदा मिलता है। दिल्ली राजहरा रेल मार्ग इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं है। जहां तक आयरन ओर निकालना वहां तक पटरी बिछ गई है, जहां ग्रामीणों को ढोना है वहां पर पटरी नहीं बिछेगी, वहां दिक्कतें आएंगी। और कहते हैं कि हम डबल इंजन की रफ्तार से विकास करते हैं। ये दिल्ली राजहरा कर दिखा दीजिए किसी को। जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, गांव तक पहुंचेगी वो रेल कितने साल में बताइए। और फिर बताइए यह डबल इंजन की सरकार। बस्तर के साथ बीजेपी, कांग्रेस या किसी भी पार्टी ने क्या किया है, इसको देखने के लिए किसी को दिल्ली से बैठ के बस्तर जाने की जरूरत नहीं है। वो जो तस्वीरें आती है ना आदिवासियों के नंगे पैर चल करके कई किलोमीटर दूर आकर अपनी मांगों का प्रदर्शन करने, फटे हाल कपड़ों में, सर पर गट्ठा लिए हुए, हमें यहां बैठकर शर्मिंदगी होती है कि हम उस प्रदेश की नुमाइंदगी करते हैं। पता नहीं उस प्रदेश के राजनेताओं को कैसे हिम्मत मिलती है कि सीना ठोक कर कहते हैं कि हमने आदिवासी और बस्तर के लिए कर दिया। पर सियासत है, बोलने का हक है, बोलिए। हमारा हक है कि हम उस पर रोना रो सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं, हम उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद खान साहब, मुकेश शर्मा जी, बाबूलाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। नमस्कार।